गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में स्टडी कर चुके हैं और टेलीस्कोप की दो टाइप्स होते हैं, ये आपको पता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप में हम बच्चों यूज करते हैं लेंसेज का और रिफ्लेक्टिंग टाइप में ऑब्वियसली फिर हम किसका यूज करेंगे, मिरर्स का यूज करेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप हमने क्यों बनाया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। वो क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे और उसको ओवरकम कैसे किया वो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज बल्कि, डिफिकल्ट टू हैंडल। ये जो लेंसेज होते हैं टेलीस्कोप में, आपको पता है जो फर्स्ट वाला लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, वो बहुत ही हाई अपर्चर का होता है, उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो ये इतने बड़े बड़े जो लेंस होता है उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हैवी होते हैं ये, और इनका जो फोकस एडजस्ट करना, इनकी पोजीशन चेंज करना, ये भी बहुत हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो ये भी एक इनका क्या था, डिसएडवांटेज था। सेकेंड है स्फेरिकल अब्रेशन और थर्ड क्रोमैटिक अब्रेशन। दोनों ये यहाँ पर मैंने डायग्राम इनके ड्रॉ किया हुआ है। ये है स्फेरिकल के लिए और ये है क्रोमैटिक अब्रेशन के लिए। अब इनका क्या मतलब है उसको समझते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई रे लेंस से पास होती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होती है, बेंड। अगर वो रेयर टू डेंसर जा रही है और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम आ रहा है तो वो आराम से दूर कहीं जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी। एक तो ये रीजन होता है, ठीक है, रे के मीट करने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कंसेप्ट, ठीक है। या एक और जिससे हम ये वाला समझेंगे कि अगर आप देखो बच्चों इस फर्स्ट वाली रे के लिए देखते हो तो फर्स्ट वाली जो रे है इसके अकॉर्डिंग ये इसकी इंसिडेंट रे है, तो आपने सिर्फ इतना सा पोर्शन ये प्रिज्म की तरह कंसीडर कर लिया। देख रहे हो, ये आपकी इंसिडेंट रे, तो ये आपने एक प्रिज्म कंसीडर कर लिया। अब ये आपका प्रिज्म है तो ये इसका एंगल होगा जिसे कि हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। और इस एंगल ऑफ प्रिज्म के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ डेविएशन देखने को मिलेगी कि हाँ ये यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। अगर थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, मुश्किल हो रही है देखने में, तो हमने ये प्रिज्म यहाँ बना दिया, ये इसका एंगल, ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ बेंड हो गई। सेकंड वाली रे के लिए अगर आप देखो तो अब आपका प्रिज्म कैसा बनेगा, थोड़ा सा छोटा हो गया पहले के कंपैरिजन में, थोड़ा सा छोटा हो गया, एंगल उसका कम। ये आपका लेंस है ना, मैं उसमें नहीं करती हूँ, फिर वो होता जाएगा। पहले केस में प्रिज्म ऐसा बना, दूसरे केस में प्रिज्म ऐसा बना और तीसरे केस में प्रिज्म ऐसा बनेगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर ये कम होता जाएगा तो जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है, इसमें से आ रही है, पास हो रही है, उसके एंगल ऑफ डेविएशन पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए आप इतनी सी बात? क्योंकि अगर आप ऊपर वाली रे के लिए देखते हो तो एंगल ज्यादा है, फिर आप नीचे वाली रे के लिए देखते हो, उसको एक प्रिज्म की तरह कंसीडर करते हो आप, तो एंगल थोड़ा सा कम। फिर आप थर्ड रे के लिए देखते हो तो प्रिज्म अगर आप उसको इमेजिन करते हो तो एंगल और कम, ठीक है। ऐसा ही नीचे वाली रेस के लिए जो नीचे से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर बिहेव करेंगी, ये दोनों और फिर ये दोनों, मीन जो पास है, फिर जो दूर है और जो सबसे दूर है। एक रीजन तो ये हो गया, मीन्स सभी अलग अलग एंगल पर मुड़ेंगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे भी वो अलग अलग पॉइंट्स पे मीट करेंगी, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन हो गया जिसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म से समझ सकते हो। दूसरा रीजन वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, जो रे बहुत ऊपर से आ रही है, ठीक है, और आई इतने में ग्लास में एंटर की और फिर इतने में बाहर निकलने का उसका टाइम हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सडन, बहुत फास्ट चेंज आ गया। तो ये रे का स्पीड भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते ही ये रे, देख रहे हो बच्चों आप, ये सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर जाएगी,
ठीक है। अब मैं इसको एक बार दोबारा बना देती हूँ। तो ये रे आई, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है ना, ऊपर से एरिया कम था, फटाफट आई और फटाफट रिफ्रैक्ट हो गई, स्पीड में चेंज आ गया। दूसरी रे आई, इसको तो बहुत ज्यादा एरिया, ये मतलब ये लेंथ कवर करनी है ना, तो वो आई, यहां तक आते हुए उसकी स्पीड कम हो गई, तो बाहर निकलने में भी स्पीड थोड़ी कम, तो वो इस पॉइंट पर नहीं मिली जहां पर पहली वाली रे मिली है, वो उससे थोड़ा आगे वाले पॉइंट पे मिली। ठीक है, सेकंड वाली रे थोड़ा आगे वाले पॉइंट पे मिली। ठीक है, फर्स्ट वाली रे इस पॉइंट पे, सेकंड वाली इस पॉइंट पे, और थर्ड उससे आगे वाले पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर कर गई और स्पीड चेंज हो गई। यहाँ भी स्पीड चेंज हुई लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। आप इसको इनर्शिया के कंसेप्ट से ध्यान रख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक आने में स्टेट चेंज हुई, बहुत मतलब टाइम मिला उसको, बहुत सारी उसको लेंथ कवर करनी थी, है ना, बहुत मतलब मीडियम में उसको ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन इस केस में उसको इतनी लेंथ कवर नहीं करनी थी, इतना उसके में स्टेट में चेंज नहीं आया। ठीक है, वो पहले ही मुड़ गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस आ गया और स्पीड चेंज ज्यादा नहीं हुई, पहले ही मुड़ गई। लेकिन दूसरी वाली रे, इसको बहुत ज्यादा लेंथ कवर करनी थी इस मीडियम के अंदर यानी ग्लास के अंदर, तो इसी वजह से उसकी स्पीड कम 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 होती गई, और स्पीड कम होने की वजह से फिर वो आराम से बाहर निकली और फिर लास्ट में जाती। अब आप खुद सोच रहे हो ना, जो पहले भागता हुआ आ रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी मतलब ऐसे समझ लो रेस लग रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, वैसे तो सबकी स्पीड ज्यादा है जो इधर से रेस आ रही है, लेकिन उसको कम हर्डल क्रॉस करनी है, इसको ज्यादा हर्डल क्रॉस करनी है। तो इस केस में स्पीड इसकी भी कम होगी लेकिन बहुत कम डिफरेंस आएगा, इसकी भी स्पीड कम होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में फर्स्ट रे के कंपैरिजन में सेकंड रे में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इसीलिए स्पीड का, और वो फिर थोड़ा सा आगे से पास होगी। और इसी तरीके से अगर आप थर्ड रे ले आओ, वो और ज्यादा पास से ले आओ सेंटर के, मींस उसको और ज्यादा लेंथ कवर करनी है ना, देख पा रहे हो आप, तो फिर वो थोड़ा और आगे से प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी। ठीक है, ऐसे ही सेम जो दूर वाली है ये पहले ही मिल जाएगी, फिर सेकेंड नंबर वाली थोड़ी इधर और थर्ड नंबर वाली थोड़ी इधर से जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ये डायग्राम यहाँ पर नीट एंड क्लीन है, बाकी समझा मैंने आपको दिया है, तो क्लियर हो गया होगा आई होप। तो आप इसे किसी भी कंसेप्ट से समझ सकते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म वाले कंसेप्ट से भी, और ये कि भाई इसको ज्यादा लेंथ कवर करनी है तो स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी तो दूर निकल जाएगा, इसको कम हर्डल कम लेंथ क्रॉस करनी है तो ये स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ये पहले ही मिल जाएगा। तो इसी तरीके की अबरेशन को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल अबरेशन। कि आप क्या देख रहे हो कि जो रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपने रूल पढ़ा हुआ है कि इमेज कब बनती है? जहां पर मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हो? रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ तो बिल्कुल जम्बल हुई पड़ी है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ इमेज बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। तो ये एक सबसे मैक्सिमम डिफेक्ट है इस टेलीस्कोप का। बच्चों क्या होता है, ये हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाता है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज मीट ही नहीं करती ना, कोई कहाँ से आ रही है कोई कहाँ से। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आपको पता है उसका अपर्चर कितना बड़ा होता है। कोई बिल्कुल ऊपर से रे एंटर करेगी, कोई सेंटर के पास से, कोई बिल्कुल नीचे से, तो वो क्या होगा, सारी रेस जंबल हो जाएगी और हमें एक क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डिसएडवांटेज है और इसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल अबरेशन। सेम ऐसा ही क्रोमैटिक है, बस क्रोमैटिक में हम किसकी बात करते हैं बच्चों? व्हाइट लाइट की बात करते हैं। अब आपको पता है व्हाइट लाइट अगर आ रही है, अब स्टार्स है तो उससे व्हाइट लाइट ही आ रही होगी, और वो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। इससे जो प्रीवियस फिनोमेना था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसमें हमने किया था कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, और वो 7 कलर्स अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से अलग अलग एंगल पर डेविएट होते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा कलर मिलेगा? वॉयलेट। फिर कौन सा कलर मिलेगा हमें? रेड। फिर ऐसे ही सबसे पहले वॉयलेट, फिर
रेड। मीन्स एक ही वाइट लाइट से इतनी सारी कलर्स आ जाएंगी, इतनी सारी रेज आ जाएंगी, वो मर्ज हो जाएंगी। हमें क्या पता हमारी एग्जैक्ट इमेज कहाँ बन रही है और कहाँ नहीं बन रही है। सेम जैसा स्फेरिकल एब्रेशन में रिफ्रैक्टेड रेज का कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो मीन्स यहाँ पर इमेज होगी। ऐसा कुछ भी इसमें हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सभी अलग अलग पॉइंट्स पे मीट करती हैं। और क्रोमैटिक अब्रेशन, क्रोम मीन्स आप इसको ऐसे याद करो कलर से रिलेटेड। इसमें बात होती है कलर की कि वॉयलेट कलर, रेड कलर सभी अलग अलग एंगल पर डेविएट होंगे। और स्फेरिकल में नॉर्मल रेज की बात होती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन हो गए आपके, और ये डिफिकल्ट तो होता ही है हैंडल करने के लिए, बहुत बड़ा लेंस होता है। तो इन डिसएडवांटेजेस को देखते हुए बाद में हमने बनाया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसको हम कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है, और न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि न्यूटन को मैं इसके अंदर ये डायग्राम समझाना है, इसके अंदर राइट करके जा रही हूँ। यहाँ राइट कर देते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, ऊपर राइट कर देते हैं कैसेग्रेनियन या फिर न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप, टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये राइट कर देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो है ही इसका नाम। और न्यूटन जो है हर जगह, ऑप्टिक्स में भी हर जगह इन्होंने अपना काम दिया हुआ है। तो न्यूटन ने क्या बताया और फिर कैसेग्रेनियन नाम कैसे आया उसके बारे में हम डिटेल में करते हैं। पहले तो रिफ्लेक्टिंग टाइप से आप लोग समझ गए होंगे कि दो मिरर यूज होंगे, और यहाँ पर हम दो मिरर यूज कर रहे हैं। एक है कनकेव जिसका अपर्चर होता है 200 इंचेस का, ठीक है, और एक है कन्वेक्स जिसका बहुत ही स्मॉल अपर्चर होता है। अब आपको पता है 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो 200 इंच अगर हम अप्रोक्सीमेशन में देखें तो ये 500 to 600 के आसपास पहुंचेगा। और सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीन्स ये करीब जो इसका अपर्चर है ये होता है 4 to 5 मीटर्स का होता है, ठीक है। आपको पता है, इमेजिन कर सकते हो 4 to 5 मीटर कितना बड़ा होता है, और इतना ही बड़ा लेंस लेना होता है। बट लेंस को हैंडल करना मुश्किल होता है और मिरर को हैंडल करना ईजी होता है। तो एक हमने कनकेव लेंस लिया और एक हमने कन्वेक्स लेंस लिया जो कि बहुत कम अपर्चर का है एज कंपैरिजन टू कनकेव। और अब ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है, यहां से मतलब ये पूरा बंद है, रेज एंटर कर रही है पैरेलल। ये रे पैरेलल एंटर की। अब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस की, क्योंकि ये कनकेव मिरर, अभी आप बाकी किसी को मत देखो, ठीक है, आप सिर्फ ये देखो कि ये कनकेव मिरर है, ये रेस पैरेलल आई इसके प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो सेंटर में से पास होती है, ठीक है। अब ये रेस यहां से क्या कहते हैं, मतलब इसने इंसिडेंट किया, तो ये अगर इसका नॉर्मल होगा, क्योंकि सेंटर से कहीं क्या होता है आपको पता है नॉर्मल पास होता है, तो कहीं इसका कहीं ना कहीं कोई सेंटर होगा, तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पर ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक, वापस तो जाएगी नहीं उस मीडियम में। इसने किया रिफ्लेक्ट करके ये फोकस पे मिलने की कोशिश कर रही थी प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन फोकस पे मिलने से पहले ही हमने कुछ इतने डिस्टेंस कैलकुलेशन करके हमने ये रख दिया, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, की ये रे फोकस तक ना आ सके उससे पहले ही एक बार और रिफ्लेक्ट हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर रख दिया कन्वेक्स मिरर। अब ये रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई बच्चों, देखो ये कनकेव मिरर था, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाने की कोशिश कर रहा था, मींस कन्वर्ज करा रहा था। बट कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग। अब ये तो क्या करेगा, ये तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे आने नहीं देगा, ये तो बल्कि इसको वापिस भेजेगा। तो ये रे इंसिडेंट हुई और यहाँ कहीं से इसका क्या पास होगा, नॉर्मल, और भाई जितने पर इंसिडेंट उतने पर रिफ्लेक्ट बैक। प्रिंसिपल एक्सिस पे तो आएगी नहीं, इस साइड तो आएगी नहीं, यहाँ फोकस पे तो आएगी नहीं, यहाँ से इस साइड डाइवर्ज होगी। तो ये आपको ऊपर वाले के लिए समझ में आ गया होगा, सेम नीचे वाले के लिए कि एक रे पैरेलल आई, सबसे पहले वो इंसिडेंट हुई कनकेव मिरर पे, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने
उतने ही एंगल पर वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट। ये एंगल इंसिडेंस, ये एंगल रिफ्लेक्शन। उसके बाद वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती होती जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस पे मिलने जा रही थी, क्योंकि जो रे पैरेलल आती है वो फोकस पे मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस को। लेकिन उसी से पहले इसको क्या मिल गया, एक कन्वेक्स मिरर। फिर हम इसको यहाँ लेंगे, ठीक है। ये रे हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, मतलब हम क्या लेंगे अपने आप, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये तो डाइवर्ज करता है, जितने पर इंसिडेंट उतने पर वो रिफ्लेक्ट। और फिर जहां ये हमारी मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। इतना बताया था कैसे ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब उसने इसको बंद कर रखा था, समझ गए। लेकिन फिर न्यूटन आया, कह रहे हैं यहाँ इमेज तो बन गई, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, लेकिन ये इमेज देखेंगे कैसे। और ये जो आप टेलीस्कोप रखते हो, इसको आप ऐसे मतलब टेढ़ा करके रखते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्काई की तरफ इसको फेस करना है ना। टेलीस्कोप का यूज ही हम जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इमेज आप देखोगे कैसे, है सीढ़ी लगा के यहाँ से यहाँ तक आओगे इमेज देखने के लिए, है नहीं ना। तो इसके लिए उसने क्या कहा कि यहाँ पर क्या लगा दो, एक आईपीस लेंस, बस इतना ही काम किया उसने। तो ये क्या बन गया, न्यूटन का भी नाम आ गया। कैसे ग्रेडियंट, न्यूटोनियन या फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और इसमें भी अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो या रिफ्लेक्टिंग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। When final image is formed at infinity, ये भी जो फाइनल इमेज बन रही है आपकी कहीं इंफिनिटी पर ही बनेगी। तो क्या होगा फॉर्मूला, एफओ बॉन एफई। एफओ क्या है, जो मींस आप फोकल लेंथ ले रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, बस यहाँ पर अब नाम चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह इसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव मिरर, और इसे हम बोलेंगे आईपीस मिरर, क्योंकि ये हमारी आई के पास है, ये हमारी ऑब्जेक्ट से रेज ले रहा है, तो इसको ऑब्जेक्टिव मिरर बोल दिया। तो इसको आर राइट कर दिया, फोकल लेंथ को सॉरी r/2 राइट कर दिया, और एफई की जगह एफई, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, जो भी उसकी रेडियस है उसके हाफ। और हमें इस वाले की रेडियस अपर्चर पता है, इस वाले को हमने सिर्फ इतना एडजस्ट किया हुआ है कि वो रे अंदर जाए और रिफ्लेक्ट बैक यानी डाइवर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा आपने एफओ की जगह r/2 पुट कर दिया। अब हम इसके करते हैं एडवांटेजेस। जो इसके डिसएडवांटेजेस थे बच्चों वही वो उसको ओवरकम कर रहे हैं, तो फटाफट रीड कर लेते हैं। इमेज इज ब्राइटर, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, सारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे। ये तो मैंने एक ही बनाई है, मान लो एक और आ रही हो, है ना, जितनी भी रेज पैरेलल आ रही होंगी वो सब एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगे, यानी इमेज कैसे दिखेगी, बिल्कुल ब्राइट दिखेगी। नेक्स्ट है मिरर रिक्वायर्स ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ ओनली वन साइड। अब मिरर को तो सिर्फ एक ही साइड पॉलिशिंग या ग्राइंडिंग मींस शेप बनाने की जरूरत होती है, लेंस को तो दोनों साइड से देखना पड़ता है ना। सॉरी, हाई रिजोल्यूशन इज अचीव्ड। रिजोल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों, एक टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर, ये आपके सिलेबस से जा चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिजोल्यूशन का मतलब बता देती हूँ। क्या होता है कि जब भी आप कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हो, रिजोल्यूशन का मतलब होता है जब भी हम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो क्या होता है, सपोज आप सन को देखना चाहते हो, सन की इमेज बनाना चाहते हो, लेकिन सन के आसपास कोई और स्टार है या बीच में कोई प्लैनेट आ गया, मरकरी आ गया, वीनस आ गया, तो क्या होता है, मतलब हमें एग्जैक्ट उसकी इमेज नहीं दिखेगी सन की, उसके आगे कुछ और आ गया या उसके आसपास कोई और आ गया, तो उसकी इमेज भी उसमें ओवरलैप कर सकती है, क्योंकि रेस तो पैरेलल आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, हमें क्या पता किससे आ रही है, सन से आ रही है या किसी और से आ रही है। तो क्या करेंगे, इसीलिए इसमें रिजॉल्विंग पावर का कंसेप्ट यूज होता है। वो क्या करता है, दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस को रिजॉल्विंग पावर क्या करता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट अज्यूम करके उनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाता है। मींस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ओवरलैप नहीं कर सकता, या इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, उनको रिजॉल्व कर देता है, उनके जो भी मतलब ऐसे कह सकते हो इश्यूज को, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के, उन दोनों की सेपरेट इमेज वो बनाता है।
तो ये रिजोल्यूशन कंसेप्ट होता है। लास्ट है बच्चों मिरर बेस लेस देन ए लेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। वो कह रहा है अगर आप एक लेंस ले रहे हो और मिरर ले रहे हो जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, उन दोनों में से मिरर हल्का होगा और लेंस भारी होगा, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी वाले दोनों मिरर एंड लेंस में से। तो अब आपका आज रे ऑप्टिक्स टॉपिक मतलब कह सकते हो चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। तो उससे पहले आप इसके सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।